तो बच्चन जी यहाँ पे बताते हैं कि उनकी हालत कैसी हो गई थी, जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि चंपा को उनकी सास बद्रीनाथ लेके चली गई हैं। कहते हैं कि एक दिन ना जाने क्यों मैं यमुना के किनारे निकल गया, शायद इसमें नियति का कोई हाथ था। नीति के 100 उद्देश्य हाथों का परिचय मैं जीवन में कई बार पा चुका हूँ। पैंट कमीज पहने सांवले से कुछ भरे बदन के एक सज्जन मेरे पास आए। न जाने मुझ में क्या देखकर वे मेरी ओर आकर्षित हुए। शायद उन्होंने मेरी सारी मनाही स्थिति को पल मात्र में समझ ली। वे मुझे अपने घर या दफ्तर ले गए, पर इतना याद है वहाँ और कोई नहीं था। वे क्रिश्चियन कॉलेज के कोई अध्यापक मिस्टर एडम्स थे। उन्होंने मुझसे जो जो पूछा मैंने मैं उन्हें बताता गया। पता नहीं उन्होंने क्या क्या पूछा, मुझ में कुछ भी छिपाने या बनाने की बात नहीं थी। सच कहना ही स्वाभाविक लगा। उन्होंने मुझे स्नेह सहानुभूति जो दी, एक अजनबी सा व अप्रत्याशित था। उन्होंने मुझे धीरज दिया, मुझ में आशा बताई, मुझे फिर से संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, कुछ नष्ट हुआ है न व्यर्थ गया है, वह जीवन की वाटिका की खाद हो गया है, जो किसी फूल के रूप रस गंध में फिर कभी सारवान सार्थक होगा। आशावादिता की ऐसी प्रचलित शब्दावली से मैं अपरिचित नहीं था, पर उनकी बातों पर, उनके मधुर और कोमल व्यक्तित्व की ऐसी छाप थी कि मेरे घावों पर मरहम सा लगता गया। अंत में उन्होंने कहा कि अज्ञात के घर में बहुत कुछ है, हमें प्रतीक्षा के लिए नहीं उबना चाहिए। एक शुभ 100 अशुभों का प्रतिकार कर सकता है। मैं सोच विचार करने के लिए बहुत सा मसाला लेकर लौटा। 7 या 8 जुलाई होगी, किसी ने सवेरे सवेरे आकर खबर दी, सुंदर और चंपा बद्रीनाथ की यात्रा से वापस आ गई हैं। सुंदर में अधिक परिवर्तन ना दिखाई पड़ा, पर चंपा को देखकर आंखों को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। चंपा के सिर पर छोटे छोटे बाल थे। तीर्थ में उसका सिर मुड़ा दिया गया था। शरीर हड्डी हड्डी रह गया था। त्वचा का रंग झमे जैसे, आंखें फटी फटी जैसे। जीवन में अब वो किसी चीज से सरस अथवा आद्र नहीं हो सकेगी। पथराई पथराई जाते ही समय हरिद्वार में उसके शरीर के साथ बड़ा अत्याचार हुआ था। कमजोरी की हालात में ही वो पहाड़ी यात्रा आरंभ कर दी थी। उसे स्वयं आश्चर्य था कि वह किस बल पर इतनी आपार यात्रा करके लौट आई। उसके खूंट में एक गांठ बंधी थी। इसमें वही कागज बंधा था जिस पर अपना नाम लिखकर मैंने उनकी झोली में डाल दिया था। उसने मेरा नतीजा पूछा। मैं कुछ नहीं बोला। वह समझ गई दोषी मैं हूँ, पर प्रायश्चित भी कराई हूँ। कुछ देर चुप रही, फिर बोली धीमे धीमे में शब्द अलग, जैसे बोलने में उसे कुछ कष्ट हो रहा हो। आज स्कूल खुल रहा है, स्कूल जाओ, खूब पढ़ना। मैं सब कुंड नदियों में तुम्हारे नाम की डुबकी लगाई हूँ। शब्दों मंदिर धेरियों पर तुम्हारे नाम से सिरदा पढ़ाई हूँ। तुम बहुत दिन जियोगे, बहुत कुछ करोगे। देखने को मैं नहीं रहूंगी, मेरा समय तो आ गया है। आज संध्या को मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूँ। यहाँ लौट कर शायद ही आऊँ। जिस धरती पर जन्मी थी उसी पर अपना शरीर छोड़ना चाहती हूँ। अब मेरी भेंट शायद ही फिर हो सके। अच्छा अब जाओ, बद्री विशाल तुम्हारा मंगल करेंगे। मुझे लगा चंपा जैसे मेरी माँ की उम्र की हो गई है। मुझसे ऐसे बोल रही है जैसे माँ बेटे से बोले। बेटे की ही तरह उसे प्रणाम कर मैं स्कूल चला गया। स्कूल खुलने का पहला दिन था। अपने अपने अभिभावकों के साथ नए नए लड़के, कहीं फॉर्म भराई, कहीं नाम लिखाई, कहीं फीस जमाई। 9वीं के लड़के 10वीं में आ गए थे। उनके साथ बैठने में कुछ संकोच होता। कोई, मैं अकेले तो फेल नहीं हुआ था, कुछ और फेल हुए थे। सबके पास कुछ ना कुछ बात करने को है, मैं खोया कोई ऐसा। सौ तरह के शोर शराबे के बीच उदास घर लौट आया। बैठक में लेट जाता हूँ। एडम्स की बात सोचता हूँ, मुझे नया जीवन आरंभ करना है। चंपा की बात सोचता हूँ, मुझे खूब पढ़ना है। फिर चंपा को आज देखा, चेहरा आंखों के सामने आता है। फिर उसके ऊपर वह चेहरा जिसमें वो बद्रीनाथ गई थी। फिर उस पर करकल की मृत के बाद का चेहरा, शोक में शुभ्र। फिर उस पर वो चेहरा जिसमें वो नववधू बनकर आई थी। फिर शब पर उस वृक्ष परी का। फिर वृक्ष परी के पर उगते हैं और वह फुर्र से उड़ जाती है। 10 बजे रात को खबर आती है, सुंदर चंपा का दाह कर्म करा के लौटी है। पिता के घर पहुंचते ही चंपा की मृत्यु हो गई थी। मैं रात भर कपड़ा मुंह में दबाकर रोता रहा। चोर नारी जी में प्रकट न हुई। कई रातों को रोता हूँ, और एक दिन जैसे दुनिया का क्रम है, मेरे आंसू भी सूख जाते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चन जी कहते हैं कि मौत ने बड़ी कृपा की कि सुंदर को भी जल्दी उठा लिया। स्टीवेंसन अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार ने कहीं कहा है कि पुस्तकें जीवन को रक्त रहित स्थापन्य है। पुस्तकें जो है जीवन की रक्त रहित स्थापन्य है। इसमें कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह असत्य नहीं है। अब मेरे लिए रक्त रहित पुस्तकों के सिवा रह क्या गया है। सुबह घर पर पढ़ाई, दिन में स्कूल में पढ़ाई, शाम को भारतीय भवन में पढ़ाई, रात को अपनी बैठक में मुंशी डेस्क पर पढ़ाई या लिखाई। 1925 की जून में मैं हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में पास हो गया, जिसको मैं व्यापक योग्यता की दृष्टि से सबसे अच्छी श्रेणी समझता था। करकल और चंपा के संपर्क में जिन अनुभवों
की आग से होकर मैं निकला था, उनके परिणामस्वरूप जो दाग और फफोले मेरे मन पर थे, उनको मेरे पिता ने ही नहीं देखा हो, ये असंभव है। उन्होंने मेरे रवैये में कुछ सीधा हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। उन दिनों माता-पिता अपने लड़कों पर बड़ा रोब-दाब रखते थे। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मेरे माता-पिता ने मेरे प्रति जो सहिष्णुता और उदारता दिखाई, उसकी कद्र मैंने उस समय भले ही ना की हो, पर आज करता हूँ। वे मेरे हितैषी के अलावा और भी क्या हो सकते थे? उन्होंने मेरे मन पर छाए हुए अवसाद को हटाने के लिए ये उपाय सोचा और शायद ठीक ही वे मेरा विवाह कर दें। मेरे पिता गाँव को शहर पर तरजीह देते। मेरी बड़ी बहन जो थी, बड़ी बहन का विवाह उन्होंने आगरापूर्वक गाँव में किया था। मेरे लिए कई प्रस्ताव आए, नगर के भी, गाँव के भी। उन्होंने गाँव से आए एक प्रस्ताव को मंजूर कर लिया, तब विवाह माता-पिता की पसंद और स्वीकृति से होते थे। प्रस्ताव शायद सुराव के तहसीलदार की बेटी के लिए था। हमारे यहाँ शादी की सबसे पहली रस्म बरिच्छा या बरच्छा होता। शायद वह वर रक्षा का बिगड़ा हुआ रूप था। यानी इस रस्म से अमुक कन्या के लिए अमुक वर रक्षित हो जाता। अब आगे की रस्में समय शायद के अनुसार होती रहे। मैंने बरीक्षा का एक दूसरा अर्थ निकला, बर प्लस इच्छा, यानी बर इच्छा। यह रस्म विवाह के संबंध में बर की इच्छा जानने का साधन है, और वर की इच्छा अर्थात मेरी इच्छा अभी शादी करने को नहीं है। इसलिए वरीक्षा के लिए भेजा गया उपहार मैं स्वीकार नहीं करता। घर में बड़ी बहसें हुई, मामा चाचा इकट्ठे हुए, लड़की के पिता और अन्य संबंधी आए, पर मुझे वरीक्षा स्वीकार करने को तैयार नहीं कर पाए। एक बार फिर मेरे पिताजी मुझसे हारे, पर इसके लिए वे तैयार थे। गुरु महाराज कह गए थे कि लड़का लीक लीक नहीं चलेगा, बहुत कुछ अपने मन का करेगा। उनकी वाणी वृषा कैसे होती। श्री मोहन को जिनकी चर्चा मैं पहले कर आया हूँ, करकल और चंपा के संबंध में कभी मैंने अपने विश्वास में नहीं लिया, पर मैं किसी अत्यंत अप्रिय अनुभव से होकर निकला हूँ, जिसे वे भाग गए थे। उन्होंने मेरे स्वभाव, मेरी आवश्यकता, मेरी दुर्बलता और मेरी शक्ति समझी। उन्होंने इस पर भी गौर किया था कि किस गुण स्वभाव रुचि की संगनी मेरे अनुकूल होंगी। उन दोनों बाई के बाग में एक कायस्थ परिवार रहते थे, यानी वहाँ पे, और दो भाइयों यानी बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर। रहने वाले तो थे वो सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर गांव के, पर एक वर्ष से इलाहाबाद में आके रह रहे थे। बाई के बाग का मकान उनका अपना था। बाबू रामचंद्र राजा पडरौना के लड़कों के अध्यापक थे और पडरौना में मास्टर साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबू राम किशोर स्थानीय हाईकोर्ट में अनुवादक के पद पे पदस्थ थे। बाबू रामचंद्र के एक लड़का महावीर प्रसाद और दो लड़कियां थी। बाबू राम किशोर के दो लड़के, दो लड़कियां, जिनमें श्यामा सबसे बड़ी थी। श्री मोहन की बहन महावीर प्रसाद को ब्याही थी, और इस नाते वो अक्सर अपनी बहन के यहाँ आते जाते और श्यामा को भी देखते थे। उन्होंने मुझको जैसा जाना समझा था, उससे श्यामा उनके लिए सबसे अनुकूल संगनी प्रतीत हुई। उन्होंने श्यामा को जैसे जाना समझा था, उससे मैं उनको श्यामा के लिए, कहते हैं कि सबसे अनुकूल जब संगी प्रतीत हुआ, तो मुझसे बिना बिताए मेरे एक चित्र भी उन्होंने श्यामा के परिवार में पहुंचा दिया, और एक दिन किसी बहाने से मुझे वहां ले जाकर परिवार वालों को भी दिखा दिया। शायद श्यामा को भी। जब उन्हें अपनी बहन के द्वारा इस बात का विश्वास हो गया कि श्यामा मुझे पसंद करती, तब उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने निश्चयपूर्ण शब्दों में कहा कि तुम्हें जैसी जीवन संगनी की आवश्यकता है, जो तुम्हारे अनुकूल होगी, जिसे पाकर तुम अपने को सौभाग्यशाली समझोगे, उसी खोज मैंने कर ली है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, तो जिस लड़की से मैं कहूँ उससे तुम अपनी शादी कर लो। इस संबंध के लिए तुम आजीवन मुझे धन्यवाद दोगे, मेरे ऋणी रहोगे। फिर उन्होंने मजाक किया, हाँ, तुम्हें तो मैं उसके योग्य नहीं समझता, पर उसमें इतनी शक्ति है कि वह तुम्हें अपनी योग्य बना लेगी। लड़के लड़कियों में कोई नहीं रह गया था जिसे मेरी निकटता हो, और ऐसी निकटता के लिए मैं तरस रहा था। श्री मोहन के निर्णय और उसे अधिक उनकी सद्भावना में मुझे विश्वास था। मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। अब बड़े आपस में बात तय कर ले। बाबू रामचंद्र और बाबू राम किशोर मेरे घर आए। उन्होंने पिताजी से बात की। पिताजी ने मुझसे पूछा, तो मैंने स्वीकृति दे दी, और एक शर्त के साथ, जिसे वे मान गए। वे समझ गए कि साल भर पहले विवाह का इतना विरोध करने पर भी जो मैं अपनी इतनी जल्दी शादी करने को तैयार हो गया, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। इस संबंध को पक्का करने में श्री मोहन ने जो भूमिका अदा की, बात को वो उससे अवगत हो गए, पर इसको उन्होंने बुरा नहीं माना। श्री मोहन की सद्भावना की वे कायल थे। मेरे पिता के अपने लड़कों के बारे में कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मेरे मैट्रिकुलेशन में फेल होने के बाद अगर उनकी चलती तो मुझे नौकरी करने को बाध्य कर देते। उन्होंने स्वयं मैट्रिकुलेशन फेल होने पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। पायनियर प्रेस में मुझे कलरकी का काम दिला देने में उनको कोई मुश्किल नहीं होता। पंडित रामचरण शुक्ल के मरने के बाद वे हेड क्लर्क के दफ्तर के बड़े बाबू भी हो गए थे। उनके रिटायर होने के भी 2-3 वर्ष थे, और उनके पूर्व वे कम से कम एक लड़कों को जाहिर है कि बड़े लड़के को नौकरी चाकरी में लगा देना समझते थे। दूसरी बार परीक्षा देने पर भी मैं द्वितीय श्रेणी में पास हुआ था, जिनसे उन्हें कुछ निराशा हुई थी। इतना पढ़ पुढ़ कर मर मुकर भी जब मैं द्वितीय श्रेणी ला सका, तो मुझसे आगे क्या ही उम्मीद थी।
नतीजा आने पर एक बार फिर उन्होंने मुझे पायनियर प्रेस में औपचारिक रूप से प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा था, लेकिन मैंने आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने मुझे समझाया कि वे शीघ्र सेवा मुक्त होंगे, पेंशन जो थोड़ी बहुत मिलेगी उससे घर का खर्च नहीं चल पाएगा। इधर खबर है जल्द ही घर सड़क में आने को है, सिर छिपाने के लिए कहीं जमीन लेकर गुजर बसर करने लायक घर बनवाना होगा और इस काम में निश्चय ही मुआवजे में मिले रुपए से ज्यादा खर्च होगा। फिर शालिग्राम की पढ़ाई अभी चल ही रही है और सैल कुमारी की भी, यानी इनके भाई की। कह रहे कि शालिग्राम की भी पढ़ाई चली रही है और देखा जाए तो सैल कुमारी भी ब्याहने योग्य है। मेरे आगे पढ़ने का विरोध तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि विरोध से मेरी इच्छा और जिद पकड़ेगी। पर ये जरूर कहा कि अगर मैं अपनी पढ़ाई का खर्च ट्यूशन आदि करके चला सकूं तो वे शौक से पढ़ो। खाने कपड़े का प्रबंध वे जैसे तैसे करते जाएंगे। उस समय तो उनके प्रस्ताव का मैंने स्वागत नहीं किया था, पर एक तरह से ये अच्छा ही था। मैंने कुछ अपने पर निर्भर होना सीख लिया, अपने में विश्वास जगा कि मेहनत करके मैं कुछ कमा सकता हूँ। हालांकि ट्यूशन में देने का समय अगर मैं पढ़ने में लगा सकता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। ट्यूशन मुझे मिल गई 8 या 10 रुपये महीने की और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में अपना नाम लिखा लिया। इंटरमीडिएट के दर्जे कायस्थ पाठशाला में भी थे, पर मैं 6 वर्ष एक ही स्कूल में पढ़ते पढ़ते ऊब गया था और अपने को किसी नए परिवेश में रखना चाहता था। कायस्थ पाठशाला जो था उसमें सिर्फ कायस्थ के लड़के ही नहीं पढ़ते थे, सिर्फ सब द्विज धर्मी हिंदू उसमें प्रवेश पा सकते थे, पर शूद्रों, मुसलमानों और ईसाइयों के लड़कों के लिए वहाँ प्रवेश वर्जित था। कुछ असहयोग आंदोलन, कुछ गांधी जी के प्रभाव, कुछ अपने स्वाध्याय से मेरे दृष्टिकोण अब तक बहुत उदार हो चुके थे और किसी प्रकार की संकीर्णता से मुझे पुटन होती। गवर्नमेंट कॉलेज में सभी धर्म, सभी जातियों के लड़के पढ़ सकते थे। अंग्रेजी तो उन दिनों अनिवार्य विषय था। ऐच्छिक विषय में मैंने लॉजिक, गणित और इतिहास लिया। मेरे सहपाठियों में विशेष प्रसिद्धि पाने वाले डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू के सुपुत्र थे शिवनाथ काटजू, जो आजकल प्रयाग में हाई कोर्ट के उच्च कोटि के वकीलों में से एक हैं, और श्री ब्रज कुमार नेहरू, जो आईसीएस में आए और बहुत दर्जों की सरकारी सेवाओं में विदेश में राजदूत के पदों को सुशोभित किया, आजकल असम के राज्यपाल हैं। इन दोनों के नाम एक विशेष संदर्भ में खयाम की मधुशाला की भूमिका में भी आया है। मुझसे 1 साल नीचे आदित्यनाथ झा थे, जो आजकल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। प्रथम वर्ष में उन्होंने और मैंने अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीती थी। उन्हें द्वितीय और मुझे पहला पुरस्कार मिला था। वाद विवाद प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीती तो उनके विवाह के संबंध में जो शर्त मैंने लगाई थी वह ये थी कि मेरी शादी बहुत सादे तरीके से की जाए। चढ़ावे के लिए जरूरी कपड़े गहने बनवाए जाए, बारात में फुलवारी आतिशबाजी पर रुपए न फूके जाए और न बहुत से बाजे गाजे। दहेज मांगा न जाए, जैसा उन दिनों आम रिवाज था। जो नगद रुपए मिले उनमें से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाए और ये रुपए मेरी और मेरे छोटे भाई की पढ़ाई पर खर्च किए जाने के लिए अलग जमा करा दिया जाए। पिताजी को मेरी यह सलाह पसंद आई थी और उन्होंने तदनुसार किया भी। मेरे 1 साल फेल हो जाने से शालिग्राम अब मुझसे सिर्फ 1 साल पीछे थे। उनके भी आगे पढ़ने की वही शर्त रखी गई। कभी हमें ट्यूशन ना मिलती, कभी छूट जाती और फिर मिलने में कई महीने लग जाते, तो परीक्षाओं के समीप हमको ट्यूशन छोड़ देते। सारा समय हम चाहते अपने पाठ्यक्रम की तैयारी में लगाएं। कभी हमें किताबें खरीदने के लिए रुपयों की ज़रूरत होती तो दहेज में बचाए रुपए ऐसे ही वक्त पर हमारे काम आते और इससे हमारी पढ़ाई निर्बाध गति से चलती। शालिग्राम एक बार में ही हाई स्कूल पार कर गए, शायद द्वितीय श्रेणी में, और किताबों पर खर्च बचाने के ख्याल से इंटर में उन्हें भी वही विषय दिला दिया गया जो मेरे थे। श्यामा के साथ मेरा विवाह मई 1926 में हो गया, ठीक हो गया और ठीक तिथि दिमाग से उतर गई। उस समय मेरी अवस्था वही लगभग 19 से कुछ नीचे थी। श्यामा की वही 14 से कुछ ऊपर था। 18 की उम्र कम नहीं होती। फिर अपने से बड़ी उम्र वाले करकल की मैत्री और नृत्य से चंपा के साथ अपने असाधारण संबंध से और अंततः जीवन के एक बड़े करुण मार्मिक पश्चातापपूर्ण अनुभव से होकर गुजरने के कारण मैं अधिक परिपक्व हो गया था या अपने को ऐसा समझता था। श्यामा मेरे सामने बिल्कुल बच्ची थी, भोली, नन्ही, नादान, अनजान, हंसमुख, किसी ऐसे मधुवन की टटकी गुलाब की कली, नवल कलिका थी वह, जिसमें न कभी पतझर आया और न जिसने कभी कांटों की निकटता जानी हो। चंपा मुझे किट्स की नाइटिंगेल लगती थी, ड्राइड ऑफ द ट्रीज वृक्ष परी, तो श्यामा मुझे सेली की स्काई लॉर्क लगी। हवालवा इन अनबॉडीड जॉय लूरेस इज जस्ट बिगिन, एक अमूर्त आनंद जिसका अभियान अभी आरंभ ही हुआ, अर्थात जिसने अभी जीवन यात्रा की किसी कठिनाई को जाना नहीं। अपने पिछले गंभीर अनुभव से मेरा हृदय अभी भी भारी भारी ही था। मैंने अपनी सुहागरात को जो अकुंठन उठाया था उसके पीछे मैं एक ऐसा चेहरा देखना चाहता था जो मुझको समझ सके, जिसके उर में मैं कुछ अपने उर का भार उतार सकूं, जिसके समक्ष मैं कुछ अपना संताप पाप स्वीकार करके हल्का हो सकूं। लेकिन चारों ओर से बंद उस सुहाग वृक्ष
कच्छ की माटी के दियों के झिलमिलाते मन प्रकाश में जिस मुख से मैंने आवरण हटाया था, वो तो बालिका ही थी। सरलपन ही था उसका मन, और उसमें कोई निरालापन, तो वह उसकी स्वाभाविकता थी, आकृतनता थी। उसे उस रात को सजाया सवारा गया था, पर वह तो ऐसा ही था जैसे कोई फूल को फूलों से सजा सवार दे। एक बार तो मुझे श्री मोहन की समझदारी पर संदेह हुआ, उसकी बुद्धि पर तरस आया। इस अबोधा में उसने मेरे योग और अनुकूल संगनी होने की संभावना देखी थी। बलिहारी ऐसी अक्लमंदी की, पर मेरे सामने जो स्थिति थी उसका सामना तो करना ही था। मैं अपने पिछले जीवन की कुछ बात करूं, मैं तो वह बेचारी क्या समझेगी? उसके सामने ऐसी चर्चा छेड़ना क्रूरता भी होगा, ना समझी। न जाने कैसे बिजली की धारा की तेजी से एक विचार मेरे मन में कौंध गया, ये मेरे स्तर तक नहीं उठ सकती थी, तो मैं इसकी सतह पर उतर सकता हूँ। यवन के एक जटिल अनुभव से गुजर चुका हूँ, पर अभी अपने कैसर से इतनी दूर नहीं चला गया हूँ कि उसे बिल्कुल भूल गया हूँ। चंपा अपने जीवन के अंतिम दिन शायद हर नारी में अंतर्निहित अपना मातृ स्वरूप मुझे दिखाकर जैसे एक बार फिर मुझे बालक सा बन जाने की दीक्षा दी थी। इस भोली में अभी इतनी सूझबूझ नहीं कि मेरे अभिनय को भाप सके। अभिनेता जिसका अभिनय करता है, कभी कभी उसके मूल भाव में बहने लगता है, पर इस भोलेपन का अभिनय करना मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। मेरी इस पंक्तियों में वो कठिनता शायद कुछ प्रतिबिंबित हो, जवान के लड़के सा व्यवहार करने की। उस लड़कपन और जवानी के शुरू की उलझनों को क्या बताऊं? भूलने का नाम वे लेती नहीं है, मैं उन्हें कितना भुलाऊं? कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बालिका को मैं वात्सल तो दे सकता हूँ, पर प्रेम नहीं। यह संघर्ष भी शायद मेरी इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। सुमुखी, तब मैं प्यार कर सकता तुम्हें था। सीख माँ की, बाप की, अध्यापकों की बात उस तक पुस्तक से उठाई। चुटकुले हम जोलियों ने जो सुनाए, बस यही जिनकी कमाई। कान को ऐसे चुराता यदि तुम्हारे, और ले जाता वहां पर स्वर्ग का उल्लास नरकोच्छ्वास। दोनों साथ सुन पड़ते जहां पर सुमुखी, तब मैं प्यार कर सकता था तुम्हें। श्यामा की कान अभी तो स्वर्ग उल्लास और नरकोच्छ्वास दोनों सुनने के लिए अक्षम थे, जिन्हें मैं साथ साथ सुन ही नहीं, नस नाड़ी में जी और भोग चुका था। तो शायद मैंने श्यामा को निराश नहीं किया। उस बच्ची के साथ मैं बच्चा बन गया। उसे पत्नी समझना, उस पर अत्याचार करना होता। मैंने उसे अपने खेल की सहेली बनाया। मेरे खेल की यह सहेली किसी दिन मेरे सुख दुख, आशा निराशा, सुकून और संघर्ष सबकी सहभागिनी और सौभाग्नी बन गई। इसका मुझे विश्वास हो गया। एक रात गली से कोई गाता हुआ चला जा रहा था, छोटी से बड़ी हो गए धीरज थरो राजा। मेरे लिए इन शब्दों में उसे कहीं ज़्यादा गहरे अर्थ थे, जिनका संकेत प्राय मैं समझ जाता। विवाह के बाद विदा होकर जब वह पहली बार मेरे घर आई थी, तब वह 1 सप्ताह से अधिक मेरे पास नहीं रही थी। उन दिनों हमारे घर में पति-पत्नी के लिए कोई अलग कमरा नहीं था, हम रात को ही एक-दूसरे से मिल पाते। जब सारा घर सो जाता या हमारे ऊपर कुछ कृपा घर के लोग सोने का बहाना बना मुँह फेर कर लेट जाते, और मैं तभी एक बंद कमरे में चला जाता जहाँ से हमें मेरी प्रतीक्षा करती होती। कभी-कभी तो मुझे भय होता है कि हम दोनों की खिलखिलाहट नीचे बाहर सुनाई पड़ रही होगी, और लोग अगर जाते होंगे तो क्या सोचते होंगे। उन दिनों अपने जीवन को मैं पंत जी की इन पंक्तियों से ही सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता हूँ। उच्छ्वास से मेरा परिचय हो चुका था, और बात को मुझसे ऐसा लगा कि जो मैं जीने भोगने वाला था, जैसे उनकी अभिव्यक्ति उन्होंने कई वर्ष पूर्व कर रखी थी। ऐसे ही अनुभव किसी कवि को प्रिय बना देते हैं। उसके उस सरलपन से मैंने था हृदय सजाया, नित मधुर मधुर गीतों से उसका उर था उपशाया। कहा उसे कल्पनाओं को कलकल्प लता अपनाया, बहुनवल भावनाओं का उसमें परागता पाया। मैं मंद हंसा सा उसकी मृदा ध्रुव पर मड़राया, और उसकी सुखद सुरभि से प्रति निशि समीप खिंचाया। पंत जी क्षमा करेंगे, मैंने उनके प्रतिदिन को प्रतिनिशि कर दिया। मुझे अपने अनुभव के प्रति सच्चा होना चाहिए। उनके और मेरे अनुभव में बस दिन रात का फर्क था। जब वह जाने लगी, तब शेली की पंक्ति का स्मरण कर, लाइक एन अनविडिड जॉय लूरेस इज जस्ट बिगेन, जिसका सत्य इन 7 रातों में उस पर अधिकाधिक लागू होता मुझे प्रतीत हुआ था। मैंने उसे जॉय नाम दिया था। श्यामा को इन्होंने जॉय नाम दे दिया, और जब तक वह जी मैंने उसे इसी नाम से संबोधित किया। हिंदुओं के यहाँ पत्नियाँ पतियों के नाम तो नहीं लेती। हमारे परिवार में पति भी पत्नी का नाम नहीं लेते थे। मैंने अपने पिता को कभी मेरी माता का नाम लेते नहीं सुना था, और ना चाचा लोगों को चाचियों का। मेरे परिवार में शायद कोई, और मित्रों में एकाध ही जानते होंगे कि मैं श्यामा को इस नाम से पुकारता था। जीवन ने उसे सदा जॉय तो नहीं रहने दिया, पर अपने को कष्ट में असंतुष्ट अथवा दुखी रहने की चर्चा तो दूर, उसके संकेत भी शायद उसने कभी किसी से किया हो। मैं जानता हूँ उसने कष्ट उठाए, उसके असंतोष के कार्ड भी उपस्थित हुए। उसने लंबी-लंबी बीमारियाँ पाई, बड़ी तकलीफ़देह बीमारियाँ पाई, पर उसके मुख से कभी मैंने शिकवा, शिकायत, आह कराह ना सुनी। पर एक बार जब मैंने उसकी हाय सुनी, तब मैं जान गया था कि अब नहीं बचेगी। श्यामा ने भी मुझे एक निजी नाम दिया था, पर उसका समय अभी नहीं आया था। मेरे नाते रिश्तेदारों में ये नियम सा बन गया था कि जिस साल से जिसकी शादी होती उसके अगले साल वह अवश्य परीक्षा में फेल हो जाता।
मैंने अपने को अपवाद सिद्ध किया। अगले वर्ष यानी जून 1927 में इंटरमीडिएट में द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। हालाँकि मेरे इंटर का दूसरा वर्ष बड़ी अव्यवस्था में बीता। इसी वर्ष हमें अपनी पुश्तैनी घर से हटना पड़ा, हटकर एक किराए के घर में आना पड़ा। इसी बीच पिताजी ने कटघर में राजाबाड़ा से कुछ ज़मीन सालाना किराए पर लेकर एक मकान शुरू किया बनवाना। अभी मकान अदबना ही था कि हमको किराए का मकान छोड़कर कटघर आ जाना पड़ा। हमारे वहाँ आ जाने पर भी महीनों काम लगा रहा। इंटर की परीक्षा देने में मैं अपने लिए नए घर से ही जाता था। जिस ज़मीन पर हमारा घर बना वह कटघर में ही कहीं जाती थी, पर म्युनिसिपैलिटी के नापजोख के हिसाब से वो मुट्ठीगंज में आती थी। जब हमारा मकान म्युनिसिपल बोर्ड में रजिस्टर हुआ तब उस पर 255 मुट्ठीगंज का नंबर लगा। इधर कई वर्षों से नंबर बदल गया और नया नंबर मुझे याद नहीं है। हमारा पुश्तैनी मकान सड़क में लिया जा रहा था, तो सरकार को हमें मकान बनाने की दूसरी जगह देनी चाहिए, पर उस समय ना किसी ने अधिकार का ये प्रश्न उठाया और न सरकार ने इसका कोई प्रबंध किया। आज का वक्त होता, कितनी सभाएं होती, कितने जुलूस निकलते और ज़मीन छुड़वाने के पहले शायद सरकार को एक आध बार गोलियां भी चलानी पड़ती। उस समय तो एक दिन मकान छोड़ने की नोटिस आ गई, एक दिन मुआवजा ले लेने की तारीख दे दी कि मुआवजा से जो सरकार ने अपने मन से निश्चित किया, और एक दिन हमारे नल के काट दिए गए। बिन पानी सब सून, और लोग अपने सूने मकानों को छोड़कर ज़मीन की तलाश में भटकने लगे, और जिनको जहाँ जगह मिल गई वहीं पे आ गए। ज़मीन की भी कीमत देनी पड़ती है, तो पिताजी मकान खड़ा करने में असमर्थ होते। तब तो हमें पूछ के झोपड़ों में ही रहना होता। पता लगा कि कटघर में गणेश बाग के पूरब और जमुना रोड के उत्तरवारा के राजा की बहुत सी ज़मीन खाली पड़ी है। पिताजी ने वहीं कुछ 32 रुपये सालाना पर ले लिया। यानी किराया कभी बढ़ाया जाने को नहीं था, पर ज़मीन पर बने मकान को बेचने की हालत में एक चौथाई रकम ज़मीन मालिक को देनी थी, और मकान के नए मालिक को पट्टे की पुरानी शर्त मान्य होनी थी। ज़मीन प्राप्त करने और उस पर मकान बनवाने की जिम्मेदारी पिता की थी। हम लोगों को एक बार ले जाकर उन्हें ज़मीन दिखा भर दी, और हमें उनकी स्थिति पसंद आई। हम लोग अपने पुराने मकान में भी खुलेपन के अभ्यासी थे, और वहाँ यहाँ भी उस ज़मीन पर बनने वाला हमारा पहला मकान था। उत्तर और पूरब में बड़ा सा खाली मैदान पड़ा था। अब तो वहाँ 1 इंच ज़मीन खाली नहीं थी। पश्चिम में गणेश बाग का अहाता, और उसमें भी बहुत से मकान। दक्षिण में कुछ छोटे-छोटे खपरेल छाए मकान थे, जिनके पास जमुना रोड भी था। रोड पर मिशन स्कूल कॉलेज का लंबा चौड़ा कंपाउंड था, जिसके नीचे जमुना बहती थी। चौड़ा पाट, फिर रेतीला किनारा, फिर पेड़ों की कतार। मिशन कंपाउंड में बहुत कुछ था। जमुना मिशन हाई स्कूल, स्कूल के छात्रावास, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज जिसके टावर पर बड़ी-बड़ी घरें, कॉलेज का छात्रावास, हेडमास्टर, प्रिंसिपल के रिहायशी बंगले, छात्रावासों के अधीक्षकों के क्वार्टर, गिरजाघर। निशा निमंत्रण के गीत गिरजा से घंटे की टन-टन में उसी गिरजे का संकेत है। एक खैराती दवाखाना, पादरी और डॉक्टर के मकान, बड़े-बड़े टेनिस कोर्ट, फिर भी खेलने के लिए कई मैदान और बहुत सी जगह। फूल पौधों के लिए खाली। जमुना रोड कंपाउंड के सामने से होती जमुना पुल चली गई थी, शायद दुनिया का सबसे लंबा दोहरा पुल। ऊपर दोनों पर रेल की पटरियाँ, नीचे एक पुल, आदमी के आने जाने के लिए एक सवारी गाड़ियाँ, इक्के तांगे। मेरे घर से सड़क पार कर मिशन स्कूल के होते हुए 3 मिनट में जमुना के तट पर खड़ा हुआ जा सकता था। दानी और राजा बनारस की कोठी, बलुआ घाट, आगे नहाने का पक्का घाट जिसे बरादरी कहते थे। बाएं को दूर तक जमुना का खुला किनारा, फिर ठीक जमुना पुल के नीचे गऊ घाट, जहाँ संगम को जाने के लिए नावें मिलती थी। दूर पर गंगा जमुना के संगम पर बने अकबर के किले दीवारें दिखाई देती। जमुना में यहाँ एक विचित्र गरिमा और गंभीरता है। थोड़ी दूर पर, मील 1.5 मील पर वो गंगा से मिलती है। जमुना का पाट यहाँ बहुत चौड़ा हो गया, वो यहाँ खूब गहरी भी, जल उसका गहरे नीले रंग का। यहाँ जमुना समाप्त होती, ये उसकी आखिरी मंजिल, उसकी लंबी और विविधतापूर्ण यात्रा का अंतिम चरण, उस जलधारा की 800 मील लंबी यात्रा का, जो हिमालय की यमुनोत्री में जन्म लेकर मीलों श्रृंगमालाओं के बीच चक्कर काटती, घने जंगलों में फिरती, चौरस मैदानों में उतरती, न जाने कितनी भूमि को उर्वरा बनाती, न जाने कितने खेतों को सींचती, अनेकानेक ग्राम नगर महानगर को धन्य करती, कितनों के पावन तीर्थों का गौरव देती, सतत साविक प्रवाहमान, अंत में क्रमशः कौशिक शांत। यहाँ कहीं बैठकर आप ध्यान से उसकी धारा को देखें, तो आप उसमें गंगा से, अपनी बड़ी बहन से, हिमालय की बेटी होने के कारण वे दोनों बहनें ही थी, मिलने के एक हर्ष उत्पन्न भी पाएंगे। अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व मिटाकर गंगा में सदा के लिए विलीन होने का एक अवदम्य भी, और कभी कभी दोनों के अंतर मिलन से एक विमुक्ति का भाव भी, जो हर शोक से परे। जमुना के किनारे न जाने कितनी बार शांत बैठकर, कभी उसे मैंने पहले, कभी दूसरी, कभी दोनों में एक साथ, और कभी तीसरी अभिवृत्ति में देखा था। नए मकान का नक्शा बनवाने में पिताजी ने नए समय की आवश्यकताएं भी ध्यान में रखी। मकान 2 तल्ले का बनवाया गया। ऊपर 2 बड़े कमरे, 2 छोटे कमरे, 2 छतें, 2 परछतियाँ, एक छोटा एक बड़ा कमरा मेरे और मेरी पत्नी के लिए, एक छोटा एक बड़ा कमरा मेरे छोटे भाई और उनकी भाभी पत्नी के लिए। एक एक छत परछतियाँ ऋतु के अनुसार खुले या छाए में अलग अलग सोने के लिए। नीचे अलग अलग कमरे उनके अपने और माता जी के लिए थे। बहन का कोई खास कमरा था नहीं।
वह तो किसी दिन इस घर से जाने वाली थी और घर के आवश्यक स्थान थे पूजा घर, भंडारा, रसोई, स्नानघर। घर का एक मर्दाना हिस्सा भी उन्होंने बनवाया था, पर बाहर बैठ के दो बनवाई थी। शायद इस विचार से कि एक बैठक उनकी और उनके उम्र के मित्रों की होगी और एक जवान लड़की की, जो शायद अपने साथ बड़े बूढ़ों को बैठना पसंद ना करे। सामने एक बरामदा पड़ने को था, पर वह ना बन सका। आगे जो थोड़ी सी जमीन खुली पड़ी थी और मुंडेर से घेर दी गई थी, पर मुंडेर के भी बनने की नौबत न आई। आंगन तो था ही नहीं। बिना आंगन के हिंदुस्तानी घर की कल्पना हो नहीं सकती। उसके आगे एक सायबान था, कभी घर में गाय आदि पाली जाए तो उसके बांधने के लिए हो। गाय पालने का पिताजी को शौक था, एक आध बार उन्होंने पाली भी थी, पर जानवर पालने की बहुत सी झंझटें भी थी, जो उनकी अकेली जान झेल नहीं पाती थी। नौकरी से रिटायर होने पर एक गाय पालने और उसकी सेवा करने का अरमान भी अपने मन में लिए थे। घर को बहुत बड़ा या शानदार तो नहीं कह सकती, पर हमारी सुविधा और निजीपन प्राइवेसी के लिए उसमें सब कुछ था। तीन तरफ से अभी मकान किसी से मिला नहीं। चौथी तरफ एक वकील साहब ने अपना मकान बनवाया था। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा वकील बुरा पड़ोसी होता है। मकान के पीछे एक बंसवट था और उसके लंबे लंबे बांस हमारे ऊपर वाले कमरे से भी ऊपर चले गए थे। खिड़की से सुंदर दिखते थे। ऊपर के कमरों की खिड़कियां दक्षिण की ओर थी और मेरे कमरे की एक खिड़की तो ऐसी जगह थी, उसके सामने कुर्सी पर बैठने से जमुना को जब वे बाढ़ पर होती देखा जा सकता था। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहता हुआ पानी और उठती हुई आग देखना मुझे बहुत भाता है। पानी चाहे नाली का हो या चाहे नदी का, आगे चाहे होली का हो या चिता की। पिताजी को विशेष संतोष इस बात से था कि हमारे मकान के ठीक सामने गली पर गणेश बाग में एक मंदिर था। पिता को मंदिर का एक द्वार हमारे घर के सामने था, पर वह किसी कारण अस्थायी रूप से बंद रहता। पिताजी ने बहुत प्रयत्न किया कि वो दरवाजा खुल जाए और वे अपने घर से निकल गली पार कर मंदिर में पहुंच जाया करे, पर वे असफल रहे। जयपुर से गणेश जी की एक मूर्ति मंगाकर उन्होंने मुख्य द्वार पर अवश्य लगवाई थी, जो आज तक लगी है। चक्की के घर को छोड़कर कटघर में आना हमारे लिए एक घर को छोड़कर दूसरे घर में आना भर नहीं था। यह हमारा पुराना परिवेश से कटकर नए में आना था, शहरों के बीचों बीच, मोहल्ले से उठकर शहर की सीमा पर। इससे हमें एक सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन भी आया। चक्के घर घर, परिवार परिवार बीच पुस्त दर पुस्त का संबंध था। प्रेम, पहचान, मित्रता, कृतज्ञता से लेकर ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य, मनमुटाव, सब। वहाँ हर काम के लिए एक रूढ़ी बनी थी, एक परंपरा जिसे तिल भर हटकर कुछ करना संभव नहीं था। कोई ना कोई बूढ़ा खोड़ा तकियानूस पुराने पछड़ों प्रपंच को जानने के लिए हाजिर हो जाता और दादा परदादा के जमाने की दुहाई देकर किसी तरह के भी नए व्यंग करता। उसकी बात ना भी मानी जाती तो एक प्रकार की कटुता तो उत्पन्न होती और वो बहुत दिनों तक बहुत रूपों में बिंबित होता। बहुत सी बातें निसार बेकार बेमतलब सिर्फ इसलिए होती कि अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे, या ना करने से किसी का दिल दुखेगा। एक दूसरे की आलोचना के डर से अपने मन का चाहे अच्छा ही क्यों ना हो कहते हुए डरते। नए मोहल्ले, नए पड़ोसियों के बीच में सब सड़े गले गले पड़े संबंध टूट गए थे और हम बाहर बाहर ही नहीं भीतर भी एक खुलेपन का अनुभव कर रहे थे। जमुना पार से आती ताज़ी हवाओं का हम जैसे स्वागत करते थे, वैसे ही हम नए ताज़े विचारों का भी निर्भय होकर स्वागत करते। मेरे माता-पिता को पुराने से टूटना ज़ाहिर है प्रिय नहीं हो सकता। नए पड़ोसियों से संबंध बना लेना या अपनत्व स्थापित करना उनके लिए कठिन था, पर हम नई जगह कुछ अजनबीपन अनुभव करके भी खुश थे। कम से कम मैं था, क्योंकि पुराना मुझे खलने लगा था और मैं अपने मन को करने की आज़ादी चाहता था। इंटर पास होने के बाद पिताजी ने मुझसे एक बार फिर पढ़ाई बंद करके नौकरी के लिए कहा। वे इसी वर्ष पायनियर से रिटायर होने वाले थे और हटने के पूर्व भी वो मुझे वहाँ लगाना चाहते थे। मोहन चाचा ने भी आखिर इंटर पास करके नौकरी शुरू ही कर दी थी। गंसी चाचा के बीए में कई वर्ष फेल होने से बीए की डिग्री के प्रति परिवार में एक भय और आशंका ने जन्म ले लिया था। हिंदुओं के यहाँ अंधविश्वास बड़ी जल्दी जड़ जमाता है। मेरे चचेरे भाई शिव प्रसाद उस डिग्री के निकट नहीं गए थे। मुझे भी आगाही दी गई कि किसी झगड़े में पड़ोगे, यह तो अब तक मैं अपने मन में निर्णय लेने के आदी हो ही गया था। पर अब मेरे सास ससुर भी थे जिनका मन में जानना चाहता था, और शायद सबसे बढ़कर मेरे खेल की सहेली मेरी श्यामा थी, मेरी जॉय, जिसे मुझे परामर्श करना था। ससुराल तो जाना तो निमंत्रित होने पर संभव ही था, पर मैं श्यामा को पत्र लिखने लगा था। मेरे एक बार फेल होने से श्री मोहन मुझसे एक दर्जे आगे चल रहे थे। उन्होंने पिछले वर्ष बीए में नाम लिखा लिया था, जिसके जरिए मेरे सास ससुर की राय मालूम हुई कि मैं भी यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लूँ। श्यामा से मैंने न जाने किस तरह पूछा था कि उसने लिखा मैं अवश्य ही बीए पास करूँ और इसकी आशंका बिल्कुल छोड़ दूँ कि वह किसी तरह मेरे पद की बाधा बनेगी। पत्र के साथ ही उसने 100 रुपये का एक नोट रख दिया था कि उससे मैं यूनिवर्सिटी में अपना नाम लिखा लूँ और कोर्स की किताबें ले लूँ। ये रुपए उसके किसी संबंधी ने उसे अपने लिए स्वर्ण कुंडल बनवा लेने के लिए दिए थे। उसने मुझे बस एक वाक्य लिखा था कि कुंडल से जरूरी यह है कि आपकी पढ़ाई जारी रहे। श्यामा साल भर में कितनी परिपक्व हो गई थी, कितनी जल्दी छोटी से बड़ी हो गई। रुपए की मुझे ज़रूरत थी, मैंने रुपए ले लिए और पहली बार मुझे आभास हुआ कि श्यामा साधारण लड़की तो नहीं। श्री मोहन ने उसके बारे में जो राय बनाई थी वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी लड़की की योग्य बनने के लिए शायद मुझे ही साधना करनी पड़ेगी।
मैंने जुलाई 1927 में यूनिवर्सिटी में नाम लिखवा लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इमारत बड़ी भव्य और प्रभावकारी, अब तो खूब ऊंचे टावर वाला म्योर कॉलेज भी वहीं पे शामिल हो गया था। कायस्थ पाठशाला में हम लोग फरसों कमरों में पढ़ते थे। कॉलेज वाले लड़के 2 मंजिले पर म्योर कॉलेज के टावर को अपने लड़कपन में देखकर मैं कल्पना करता था कि विद्यार्थी जैसे ऊँचे-ऊँचे दर्जे में पहुँचते होंगे, वैसे टावर की ऊँची और ऊँची मंजिलों में पढ़ते होंगे और एक दिन वहीं बैठकर पढ़ने का मैं सपना देखा करता था। यूनिवर्सिटी की इमारत मेरी बहुत पहले की देखी थी। मेरे मामा जी के घर से बड़े कुएँ पर चढ़मोड़ें फाँदकर 1 मिनट में हम पीसी बनर्जी हॉस्टल के कंपाउंड में पहुँच जाते थे। वहाँ से यूनिवर्सिटी तक जाने में बस 2 मिनट लगते थे। यूनिवर्सिटी की बड़ी घड़ी के घंटे मामा जी के घर से भी सुनाई पड़ते थे। वो 15 मिनट पर 4 घंटे, 30 मिनट पर 8, 45 मिनट पर 12 और 60 मिनट पर 16 घंटे बजाकर जितना बजा हो उतने घंटे और बजाती। हमारे विशेष कौतूहल की बस थी उसकी बड़ी सुई और मिनट नहीं चलती, बल्कि 5 मिनट होने पर मछली की तरह तैर कर एक संख्या से दूसरी। मेयर कॉलेज में साइंस पढ़ाई जाती थी। यूनिवर्सिटी की इमारतें 3 हिस्सों में बटी थी। लाइब्रेरी था, सेनेट हॉल था, अंग्रेजी और लॉ डिपार्टमेंट। पीछे प्रेस ब्लॉक था, शायद उसमें कभी इंडियन प्रेस था जिसे अब यूनिवर्सिटी ने ले लिया था, और उसमें कला के अन्य विषय थे। इमारतें तो कई बार देखी थी, पर जब यूनिवर्सिटी में नाम लिखा लिया तो मन में एक विशेष गर्व का अनुभव हुआ। अब मैं इस यूनिवर्सिटी का अंग हूँ और यूनिवर्सिटी मेरे। यूनिवर्सिटी की कुछ ऊंचाई और भव्यता जैसे मेरी आत्मा में भी प्रविष्ट हो गई। उसके ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसरों का, उससे निकले प्रसिद्ध विद्यार्थियों का जैसे जैसे ज्ञान हुआ, एक गर्व और बढ़ा, साथ ही कुछ दायित्व का भी, कि मैं भी कुछ कीर्तिमान परंपरा का अंश हूँ। मुझे इस परंपरा के योग्य होने को कुछ करना होगा। संभव हो तो इस परंपरा को कुछ आगे बढ़ने के लिए भी मैं प्रयत्नशील हूँ। ऐच्छिक विषय में मैंने हिंदी और फिलॉसफी ली। दर्शन उसे नहीं कहूँगा। भारतीय दर्शन का समानांतर यूरोपीय फिलॉसफी में कुछ नहीं। सच तो यह है कि जहाँ फिलॉसफी समाप्त होती है वहाँ से दर्शन आरंभ होता है, और इन दोनों तो फिलॉसफी के नाम पर हम यूरोपीय फिलॉसफी ही हमें पढ़ाई जाती। अंग्रेजी अनिवार्य ही थी। हिंदी पुस्तकों को पढ़ते रहना, पत्र पत्रिकाओं को देखते रहना, काव्य और छायावादी कविता में मुझे विशेष रुचि होने लगी। थोड़ी सी कविताएं लिखने में अपनी दृष्टि में सफल होने के कारण हिंदी के प्रति मुझे अनुराग हो गया। मैं शास्त्रीय रीति से उसका अध्ययन कर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता था। जो कुछ कविता के नाम से मैंने अब तक लिखा, उससे मुझे भीतर ही भीतर ऐसा अनुभव होता था कि भाषा अभी मेरे अधिकार में नहीं है। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, पर जब कागज सामने आता तब लेखनी गूंगी हो जाती है, जैसे अपनी प्रेमिका के सामने नन्हे प्रेम का। जी हाँ, इंटर में मैंने लॉजिक ली थी। इंटर में इन्होंने लॉजिक लिया था, वो फिलॉसफी के प्रवेश का थे। मैंने सोचा मुझे उसी पद पर आगे बढ़ना चाहिए, जिस पर मैंने अपने पाँव रख दिए। लॉजिक ने मुझे कुछ बौद्धिकता दी। मैंने लॉजिक ली ही थी इसलिए कि मेरी भवाती सहायता पर कुछ अंकुश लग सके, मैं भावों की धारा में बह ना जाऊं, बुद्धि से, तर्क से लक्ष्य की ओर तैर कर जा सकूं। फिलॉसफी से निश्चय में एक विवेक सम्मत जीवन दृष्टि पाने की प्रत्याशा कर रहा था, और मेरे रग रेशों में भीनी भावुकता शायद लॉजिक और फिलॉसफी के लिए बड़ी भारी चुनौती थी। लॉजिक, फिलॉसफी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, जर्मन बुद्धिवादी दार्शनिकों का अध्ययन, जिसमें एक समय मेरा मन खूब रवा, और समाज का तर्क प्रखर प्रभाव जिसकी ओर भी उन दिनों में हठ पूर्वक झुका, सब मिलकर भी मेरी भावुकता से एक हारती हुई लड़ाई लड़ रहे थे। आगे चलकर मैंने जिस प्रकार का व्यवहार किया, या मुझसे जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, उसकी हकीकत मुझे मालूम है। क्योंकि आया जब सरस वसंत, सजा पाटिल से अपने हाथ गए तर्कों के मेरे तार टूट उसके आने के साथ। इस मनोवैज्ञानिक स्थापना में मैंने बहुत कुछ सत्य है कि मनुष्य जो भीतर से होता है, बाहर से उसके विपरीत अपने को दिखाने का प्रयत्न करता है। कायर अपने को बहादुर सिद्ध करना चाहता है, कामी अपने को विरागी, भावबीघा अपने को तर्क शुष्क, लेकिन अपनी आरोपी सतर्कता से वो चूका है कि अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। शायद अंत में मनुष्य को अपना स्वभाव स्वीकार करने और उसका यत्किंचित परिष्कार कर लेने में ही थोड़ी बहुत शांति मिल पाती है। फिलॉसफी में मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा तब विद्यार्थियों को लेनी पड़ती थी, जिसमें बर्कले, ह्यूम और कॉन्ट, इनका विशेष अध्ययन कराया जाता। उनके साथ एंसेंट या मॉडर्न एथिक्स, प्राचीन अथवा अर्वाचीन इत्यादि भी ली जा सकती थी। मैंने मॉडर्न एथिक्स ली। मॉडर्न मैंने शायद ये सोचकर ली कि उसमें आधुनिक मानव की समस्या का उचित समाधान देने की प्रक्रिया का विवेचन हो। एंसेंट पुरानी पड़ चुकी होगी, उसका ऐतिहासिक महत्व हो, पर आज के मानव के लिए शायद ही उसका कोई व्यवहारिक उपयोग हो। विषयों का चुनाव मैंने स्वयं किया था, कोई इस संबंध में राय देने वाला था भी नहीं। हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन में मुझे आनंद आता था, विशेषकर अंग्रेजी कविता के अध्ययन में। फिलॉसफी तो मैं ज़हन में ही पढ़ रहा था, पर यह भी विचित्र बात है कि मेरे सबसे अधिक नंबर फिलॉसफी में ही आया करते। अंग्रेजी में मैं मीटर तबलोग सी लिखे के नहीं जाते थे। एल डी गुप्ता और मिस्टर, तब तक वे डॉक्टर नहीं बने थे। पी दस्तूर के सेक्शन में था। एल डी गुप्ता गुरुवर की आत्मा मुझे ये कहने के लिए क्षमा करे, व्यक्तित्व विहीन व्यक्ति थे। उन्हें केवल पाठ्यक्रम पढ़ाकर अपनी तनख्वाह लेने के अतिरिक्त यूनिवर्सिटी से कोई काम नहीं था। न विद्यार्थियों से, न सहयोगी अध्यापकों से। बात को उन्होंने रेनबो रीडर्स बनाई और वे स्कूल में लग गई।
शायद प्रकाशक के प्रयत्नों से तो उन्होंने बड़ा धन कमाया और अपने बेटों के लिए छोड़ गए। उन पर मेरे एक मित्र ने एक लिमरिक बनाई जिसका माज़ा है अंग्रेज़ी जानने वाले तो ले ही सकेंगे, अनुवाद उसका नहीं हो सका। देयर वाज ए peculiar man called LD. On his face there was no expression of jaldi. He was a terrific breeder. When he was not made a reader, he made readers that made him awful wealthy. पी दस्तूर पारसी थे, अभी जीवित है। मैं उनके सेमिनार में भी था, तब दुबले पतले थे, कूद में छोटे यानी कद में, हर दिन सूट बूट में आते थे। वे मुझे तेज लड़कों में समझते थे, मुझ में रुचि लेते थे, पर मुझ पर कड़ी नज़र भी रखते थे। मैं उनका आदर करता था, उनसे निकटता का अनुभव करता था, पर उनमें उनसे डरता भी था। और लड़के कभी काम ना करें तो नज़र वो उनको नज़रअंदाज कर देते थे। मैं कभी काम ना करूं तो मुझे कड़ी से कड़ी डांट पिलाने से बाजू नहीं आते थे। मेरे अंग्रेजी स्वाध्याय को व्यवस्थित रूप से परिचालित कराने से भी काम उन्होंने किया। उनका अपना निजी काफ़ी बड़ा पुस्तकालय था। वे अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव देते। अपने पुस्तकालय से पुस्तकें भी यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय था ही ने पब्लिक लाइब्रेरी की भी सदस्य हो गया था। और यदि मुझे यहाँ भी कोई विश्राम तिवारी का अंग्रेजी संस्करण मिल जाता तो मैं अंग्रेजी किताबों के जंगल में ऐसा भटक जाता कि शायद ही कभी सही सलामत दिमाग लेकर बाहर निकल पाता। गनीमत हुई हिंदी की बगीची बहुत छोटी थी यहाँ। हिंदी हमें मिस्टर डॉक्टर शायद बाद को हैं, और मिस्टर ये धीरेन्द्र वर्मा और मिस्टर डीपी शुक्ला। तो इनको कौन पढ़ाता था हिंदी? धीरेन्द्र वर्मा और डीपी शुक्ला। वर्मा जी लंबे अपने बंद कॉलर के जो थे, कोट पैंट में ज्यामिति के लंब परपेंडिकुलर के समान दुबले पतले, बोलने में ना आरो ना अवरोह, चेहरे पर ना कभी प्रसन्नता न मलिनता। हमें खोड़ी बोली कविता पढ़ाते थे, यानी प्रिय प्रवास बात को भाषा शास्त्र उनका प्रिय विषय। लड़के उनको भिंडी कहते थे। किनको कहते थे? धीरेन्द्र वर्मा को लड़के भिंडी कहते थे। विभाग के अध्यक्ष वही थे। शुक्ला जी उनके प्रतिलोम थे। कद में तो शायद वर्मा जी से 19, पर काया से भारी भरकम। कोट वेस्ट भी पहनते थे, पर लगता ऐसा था कि कोट पैच नुमा एक बड़ा सा थैला बनकर उन पे भर दिया गया हो। कुमड़े सा सिर बाहर निकला हुआ। पान खाते थे, शायद 10-20 बीड़े घर से लगवा कर एक पान डब्बे में लाते, जिनकी पैंट की किसी जेब में पड़ा रहता, पर बाहर से उसके भीतर होने का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी मुंह के दाहिने या बाएं कोने से पान की पीक की निहायत पतली सी लीक उनकी दोहरी गुलगुली थोड़ी की ओर सरकती रहती थी, जिसके प्रति यदा कदा सचेत ही वे अचानक अपनी मोटी हथेलियों से उसे पोंछ देते। शरीर से ही नहीं, स्वभाव से भी वर्मा जी के प्रतिलोम थे। यूँ तो भोणी सी मुस्कान उनके चेहरे पर हर समय रहती थी। हर दूसरे तीसरे मिनट उन्हें कोई गुदगुदा देता था और वे अकारण हंस पड़ते। हंसते तो अगल बगल के 2 जरा लंबे दांत उनके ओठों के बाहर निकल आते। इंदौर का एक लड़का भटनागर था, उस यूनिवर्सिटी के 10 अध्यापकों को 10 अवतार मानकर एक कवित्त लिखा था। जब वो सुनाता था वरा रूप शुक्ला जी पर, हम खूब हंसते थे। वर्णन पर उन सटीक बैठता। लड़के उनको भगवान कहते थे। गद्य और कथा साहित्य कुछ दिनों हमें पंडित ललिता प्रसाद शुक्ल ने पढ़ाया था। बाद को कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष में हो गए और उनका स्वर्गवास हो चुका था। मेटाफिजिक्स हमें मिस्टर S.G. मुखर्जी और मॉडर्न एथिक्स मिस्टर N. मुखर्जी ने पढ़ाया था। S.C. मुखर्जी अपने फिलॉसफरी जो ससुल हवासी के प्रश्न थे, हम लोग क्लास में पहुंचे और उन्होंने धारा प्रवाह बोलना शुरू कर दिया। हमारी समझ में कुछ नहीं आता, सब सिर के ऊपर से चला जाता। किसी को उठाकर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत होती नहीं। बीच में कोई सवाल हो तो वे पूछते नहीं, कोई उत्तर नहीं देता। अरे फुली कहाँ है? क्लास का सबसे तेज लड़का। वो तो नहीं है। इस नाम का कोई लड़का इस क्लास में नहीं है। कुछ घबरा कर पूछते हैं, व्हाट क्लास इज दिस? ये कौन क्लास है? कोई उत्तर देता, बी रा फर्स्ट ईयर। प्रोफेसर साहब अपने दोनों हाथ अपने माथे से लगाते हैं। माई गॉड, आई थॉट इट वल एम ए फाइनल। मैंने समझा एम ए फाइनल का दर्जा है, और वे भी फर्स्ट ईयर वाला लेक्चर शुरू कर दी। NC मुखर्जी अपनी जवानी में ईसाई हो गए थे। खुद में लंबे जो है शरीर से भरे, पर मोटे नहीं, बड़े धनी मूछे, मोटा चश्मा लगाते, मोटा हैट पहनते, कुर्सी पर बैठकर वे सिर्फ हाजिरी लगाते, फिर मेज पर बैठकर एक पाँव लटकाए, एक घुटने से मोड़कर सामने लड़कों वाली मेज पर रखकर पढ़ाते। उनका पढ़ाने का ढंग सुकराती था, यानी वे लड़की से पहले आकर प्रश्न पूछते और उनके उत्तर की गलती और त्रुटि बतलाते हुए विषय को ठीक ठीक राह बनाते। वे इस बात को पसंद करते थे कि लड़का उनसे खूब प्रश्न करे, उल्टा सीधा कैसा भी, बस बहस मुबाहिसा हो। प्रश्नों से ही उत्तेजित होकर वे अपने विषय का प्रतिपादन करते। मैं उन दिनों आर्य समाजी मनोवृत्ति का था और उनसे बड़ी कटहुज्जती करता था, पर वे इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते। मैंने उनको सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति भेंट की थी। उनका विश्वास था कि जो विद्यार्थी जिस मानसिक स्तर पर है उसको वहीं से उठाना होगा। उन्होंने मुझसे कहा था, जीवन को पहचानने और परखने के लिए तुम बुद्धि तर्क विवेक का चश्मा शायद ही लगा सके।
जिसकी और तुम्हारी सारी पहुँच भावना प्रेरित है। भावना जल है, उस पर देश काल गति का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। विवेक चट्टान है, उस पर परछाइयाँ पड़कर हटती मिटती रहती है। जल में तैरा जा सकता है, उस पर घर नहीं बनाया जा सकता। घर चट्टान पर ही बन सकता है। घर में रहने वाला अधिक सुरक्षित व्यवस्थित अनुभव करता है, पर अपनी प्रकृति से लड़कर कोई सफल भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी मेरे घर से 4 मील से ऊपर की होगी। मैं पैदल ही यूनिवर्सिटी जाता, पैदल लौटता, इसमें बहुत सा समय बर्बाद होता। मैंने चलते हुए पढ़ने की आदत डाली। इलाहाबाद में एक आदमी था जो एक हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल चलाता, दूसरे हाथ से एक किताब पकड़ पढ़ता जाता। वर्षों मैंने उसको ऐसे ही करते देखा और कभी नहीं सुना कि वो किसी दुर्घटना में फंसा। चलते हुए पढ़ने से चाल कुछ मंद हो जाती, पर चलने का सब समय रास्ता तय करने के अलावा पढ़ाई का लाभ होता। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का खर्च, फीस, महंगी किताबें, पढ़ने लिखने के सामान पर ज़्यादा आता। मैंने एक के बजाय 2 ट्यूशन कर ली। एक पर सुबह को जाता, एक पर शाम को, दोनों से 20-25 रुपए जो है मिल जाते। 4 बजे सुबह उठ जाता, अपनी पढ़ाई करता, फिर ट्यूशन पर जाता, शाम को ट्यूशन से आता, रात को 12 बजे तक पढ़ता। बस 4 घंटे सोना मेरे लिए पर्याप्त होता। पिताजी ने विश्वास दिलाया था कि नींद सोने की घंटे से नहीं, उसकी गहनता से होती है। बहुत दिनों तक मैं रात को केवल 2 घंटे सोता, यानी 12 से 2। बात को कहीं मैंने बेनीपुरी जी के एक लेख में पढ़ा कि 12 से पहले तो आदमी को सोना ही नहीं चाहिए। ये क्या कि एक तारीख को सोए और दूसरी तारीख को उठे। मैं तो बहुत पहले से इसका अभ्यास कर रहा था। डॉक्टर जॉनसन ने भी कहीं लिखा था, जनाब जो 12 बजे रात के पहले सोता है वह स्काउफल है, यानी कमीना। पिताजी की सीख में जो कमी थी वह विश्राम तिवारी ने पूरी कर दी। बचपन में पड़ा संस्कार प्राय अमिट होता है। उन्होंने मेरे कानों में जैसे पेचकस से ये श्लोक पेश किया, काक चेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पभोजी स्त्री त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विश्राम तिवारी मेरी यूनिवर्सिटी जीवन में मुझे देखते तो मुझे 100 में से 101 नंबर देते। डॉक्टर जॉनसन मुझे कमीना ना कहते, बेनीपुरी मेरी पीठ को ठोकते, और मेरे पिताजी तो इस बात से प्रसन्न थे कि कम से कम सोने जागने के मामले में उनका बड़ा लड़का उनके चरण चिन्हों पर चल रहा है। उन्होंने तो अपने जीवन भर के सोने की कमी पायनियर प्रेस से सेवा मुक्त होकर पूरी कर ली। दिन रात सुबह शाम जब मिले तब सोकर। पर उनका लड़का कुलम घिसाई के ऐसे पेशे में पड़ा कि सेवा मुक्त होकर भी अपनी नींद की कमी पूरी करने का अवसर नहीं पाता। शायद उनकी नींद तो मृत्यु प्रथा पर ही हो। मेरे ससुर जी को जब मेरी पैदल चलाई का पता लगा तो उन्होंने दया द्रवित मेरे लिए एक नई साइकिल भेज दी। उन दिनों हमारी बिरादरी में दूल्हे शादी समय कलेवा खाने में बड़ा ठनगन करते थे। कोई ग्रामोफोन मांगता, कोई फोटो खींचने का कैमरा, कोई घड़ी, कोई साइकिल। अब तो शायद रेडियो फ्रिजरेटर मोटर मांगते हैं। मैंने उस समय कुछ नहीं मांगा था। अब उन्होंने साइकिल भेज दी तो मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। साइकिल से मेरे श्रम और समय की बचत होने लगी। पढ़ने सोने का कुछ इच्छुक अधिक समय मिला, ट्यूशनें दोनों चलती रही। इसी समय मेरी ससुराल पर एक संकट आ पड़ा। मेरी सास को मन ज्वर रहने लगा, साथ खांसी भी आने लगी, और थोड़े ही दिनों के इलाज और परीक्षण के बाद डॉक्टर ने उन्हें घोषित कर दिया कि उनको थाइसिस की बीमारी है। उन दिनों थाइसिस या तबीयती इलाज मर्ज हो गया था। जिसको होता उसके लिए मान लिया जाता कि मौत का परवाना आ गया है। जो कुछ इंजेक्शन, दवा, पौष्टिक खुराक आदि दी जाती बहुत खर्चीली होती। मरीज को पूरा आराम देने को कहा जाता था। वह हर समय चारपाई पर पड़ा रहे, न हिले न डूले। सब बड़ी समस्या होती है ऐसे मरीज की तीमारदारी, क्योंकि राज एक्जिमा की बीमारी संक्रामक समझी जाती है। अपने घर को संभालने वाली मेरी एकमात्र सास थी। उनकी जेठानी अर्ध विक्षिप्त थी। उनकी बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी, छोटी बहुत छोटी थी। बेटा नौकरी चाकरी से था। बेटे की बहू श्री मोहन की बहन, अपनी पागल सास, छोटी ननद और अपने थे। मेरे अपने 2 साले बहुत छोटे-छोटे थे, साली और भी छोटी। एकमात्र श्यामा से गो वह भी बहुत सयानी नहीं थी। ये उम्मीद की जा सकती थी कि वह अपने पिता, भाई, बहन को सँभाल लेगी। साथ ही अपनी माँ की तीमारदारी भी। जिन दिनों मैं बीए प्रथम वर्ष में था, पिताजी की इच्छा थी कि श्यामा को थोड़े दिनों के लिए घर बुला लें, और मेरी सास की बीमारी के बारे में जानकर और श्यामा की उपस्थिति की अनिवार्यता समझकर उन्होंने ये प्रस्ताव बाबूराम किशोर के सामने रखा। श्यामा को अपनी माँ से बड़ा प्रेम था। माँ के लिए भी वे बेटी से भी अधिक उनकी साथिन थी। श्यामा ने सारे घर का दायित्व अपने ऊपर लिया। अपने पिता को दफ्तर जाने के समय पर खाना बनाकर खिला देती, भाइयों को वक्त से खिला पिला कर स्कूल भेज देती। बहन तो तब घर पर ही खेलती कूदती। माँ चारपाई छोड़ती नहीं थी, उनकी सारी जरूरतें पूरी करती, उनको समय समय पर दवा दारू देती, उनका बुखार लेती, उनके चारों ओर सफाई रखती और उनको सब प्रकार से संतुष्ट और प्रसन्न रखने का प्रयास करती। उनकी बीमारी लंबी चली और लगभग 2 वर्ष तक आशा निराशा की आंख मिचौनी में होती रही। बाबूराम किशोर रुपया पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। श्यामा तन मन से उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। कभी लगता वे अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर तबीयत अचानक खराब हो जाती। लगता 2-4 दिन में चलना मुश्किल होगा, पर फिर उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार होता। एक डॉक्टर की दवा से लाभ होता ना दिखता तो दूसरे जाते, फिर तीसरे। फिर कुछ दिन हकीमों का इलाज हुआ, अंत में वैद्यों की शरण ली गई, पर उनकी हालत गिरती गई। जब से मेरी सास बीमार हुई थी, जमाता को
निमंत्रण देकर बुलाने की औपचारिकता समाप्त हो गई थी। मैं प्रायः प्रति सप्ताह अपनी सास को देखने जाता। वे मुझे बड़े प्यार की दृष्टि से देखती, ज़्यादा बोलने की उनकी मनाही थी। फिर वो मेरे घर परिवार में सबका हाल पूछती, मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती और श्यामा की बड़ाई अतिशयोक्ति में करती, उनके श्रम की, उनकी सेवा की, उनकी लगन की। उनके बताने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी आँखों से देखता था, वे इस विश्वास से अपनी माँ की सेवा करती थी कि वे उनको निश्चय बचा लेगी। अंतिम दिनों में तो मेरी सास कहने लगी थी कि मैं मरती भी नहीं, मर जाती तो श्याम को कुछ आराम तो मिलता, मेरी सेवा में चूर हो जाती है। मुझे श्यामा को देखकर आश्चर्य होता, ना कभी उसे थका देखा, ना खिन्न, सर्वदा प्रसन्न मुख। कभी-कभी माँ की आँख लग जाती है, जानबूझकर सोने का अभिनय करती हूँ तो श्यामा के साथ मुझे 2 छड़े एकांत में मिल जाते। कभी-कभी वो मुझसे कहती, "काश मैं आपके पास होती। आप दिन भर के काम से थक कर सोने जाते होंगे तो आपकी मैं सेवा करती। पर जो मैं आपके पास नहीं हूँ इसमें भी शायद कोई भलाई है। आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा सकते हैं।" मैं कहता, "तुम ऐसा सोचती हो? मेरा ध्यान तो तुम्हारे पास रहता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़रूरत माँ के पास है। न तुम मेरे पास आने की स्थिति में हो, न मैं तुम्हें अपने पास ले जाने आया हूँ। आशा है माँ एक दिन अच्छी होंगी।" हालाँकि मैं भीतर-भीतर ये जानता था कि माँ अब अच्छी नहीं होंगी और तुम्हें खुशी-खुशी मेरे लिए घर के लिए विदा करेंगी। वो मेरी बात को आधे विश्वास से सुनती, शायद उसके मन में भी कुछ संदेह होने लगा था कि अब वो बचेंगी नहीं। हम दोनों एक तनाव की सी मनाही स्थिति से एक-दूसरे से विदा लेते। हमारे शब्दों में कुछ और होता, मन में कुछ और। और एक दिन माँ की दुनिया से विदा होने का समय आ गया। उनकी चेतना अंतिम समय तक बनी थी। छोटी बेटी और दोनों छोटे बेटों को उन्होंने पास बुलाया और आशीष देकर उन्हें दूर हटा देने को कहा। श्यामा को और भी मुझे आशीष दिया। श्यामा के प्रति कृतज्ञता के शब्द उनके मुख से नहीं निकल सके। उसे उनके अंतिम आंसुओं ने व्यक्त किया। अपने पति से उन्होंने कहा कि अब मैं झुक मुद्र नहीं सकती, जरा अपना पाँव मेरी खाट पर रख दो। मैं अंतिम बार उन्हें छूकर विदा लेना चाहती हूँ। बड़ा गंभीर क्षण था। मेरे ससुर ने उनके पास की कुर्सी पर बैठकर अपने पाँव रखे, माँ का एक हाथ उनके चरणों में था और उनके प्राण छूट गए। न बाबूराम किशोर के रुपए काम आए, न श्यामा की तनतोड़ सेवा, मौत अपना काम कर गई। किसी तरह का संतोष था तो इसी बात का कि सब तरह की दवा दरमद तो करा ली गई, मौत का इलाज तो नहीं बना। माँ की मौत से श्यामा को जो धक्का लगा, उसे उसने भीतर-भीतर सहा। अपनी छोटी बहन और भाइयों का मुँह देखा और न एक बार रोई चिल्लाई, उसने एक आँसू गिराया। मैं उसकी दृढ़ता पर दंग रह गया। मैं अपने आँसू नहीं रोक सका। करकल और चंपा की असामयिक और मनभेदी मृत्यु के बाद छत पर कोई ऐसा नहीं था जिससे मेरे घनिष्ठ हार्दिक संबंध हो। रुचि का संबंध मेरा बद्रीनाथ साथी से था। जिले के किसी गाँव के रहने वाले थे। बचपन में ही माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ प्रतिभा देख उनके चाचा उन्हें पढ़ाने के लिए शहर भेजे। वे मोहल्ले के ही एक कायस्थ परिवार में रहते थे। लड़कपन से ही उन्हें उर्दू शायरी में बड़ी रुचि थी और बात को वो कुछ कहने भी लगे थे। अपने को हजरत दाग के खास शागिर्द ना खुदाए सुगत नोहम नारबी के से सुखदेव प्रसाद बिस्मिल इलाहाबादी का चेला कहते। उनकी कविताओं का शायद पहला संकलन संगम की लहर के नाम से थोड़े दिन पहले नागरी अक्षरों में प्रकाशित हुआ था। लड़कपन और शुरू जवानी की दुनिया में उर्दू के बहुत से प्रसिद्ध शायरों के कलाम उनसे सुनने की मुझे स्मृति है। उन्हीं के साथ भगवत बार अतुल सुइया के किसी मुशायरे में रात भर बैठकर गजलें सुनने और शायरों को दाद देने की भी याद है। सुबह गला पड़ गया था। इस मुशायरे की बज में विस्मिल नाम दिया गया क्योंकि इनको विस्मिल साहब ने आयोजित किया था। ताजगुत तो साथी साहब और मेरे संगी साथियों का तय हुआ। जब दूसरे दिन मुशायरे की मिशर ए तरह पर मैंने भी एक पूरी गजल सुना दी। उन शेरों की मुझे कोई याद नहीं, पर कभी-कभी मैं शेर कहता था, तखजस रख लिया शंकर, पता नहीं शंकर ही क्यों कर बैठे। काफिए पर एक गजल कही थी, सिर्फ मकरिता याद है, शायद रोचक भी। जान पहचान हो न या शंकर, हुस्न देखा सलाम कर बैठे। और रदीफ में कयाम मुकाम आदि आया। शातिर साहब मुझे 2-3 साल बड़े होंगे, यानी 7 दिन से बड़े होंगे। कायस पाठशाला के विद्यार्थी थे, मुझसे एक आध दर्जे ऊपर नीचे। बाद को उन्होंने कायस पाठशाला के दफ्तर में कलरकी करके अपनी जिंदगी गुजारी। मेरी शादी में उन्होंने उर्दू में एक सेहरा लिखकर लाल कागज पर छुपाया, सुनाया और बंटवाया था। शायद उनकी कोई प्रति किसी के पास हो, मेरे पास तो अब नहीं है। पुराने घर में तस्वीर जड़ा सेहरा कहीं पड़ा हो तो मैं नहीं कह सकता। परिचय मेरा मोहल्ले में कईयों से था, लड़कियों से भी, लड़कों से भी। फिर भी चक मेरे नीले निर्लिप्त भाव से छोड़ा गया। कटघर में आकर मेरा परिचय महेश प्रसाद गुप्त और उनके मित्र प्रकाश चंद्र गौतम से हुआ, जो पास ही रहते थे और जमुना रोड पर द विविंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते थे। उनके द्वारा बेनी से जान पहचान हुई, जो बाद को भारत ख्याति के फुटबॉल के खिलाड़ी हुए। बहुत वर्षों तक कलकत्ता के प्रसिद्ध मोहन बागान से संबंध रहा। पता नहीं अब वे कहाँ हैं। गौतम के पिता महेश के मकान में किराएदार थे। अब गौतम ने उसी मोहल्ले में अपना निजी मकान बना लिया है और बाद में वो किसी ऐसे बड़े सरकारी ओहदे पर पहुंचे कि उनके पीछे चपरास बंद अर्दली चलता था। अब रिटायर हो चुके हैं। कई लड़के लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं और वे बाबा नाना बन चुके हैं।
महेश प्रसाद बाद को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फोटोग्राफी विभाग के अध्यक्ष हुए। अब वे रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। उनकी बड़ी लड़की ने विद्यापति पर डॉक्टरेट की है। बड़े लड़की की शादी हो चुकी है, वे भी बाबा बन चुके हैं। बड़े हंसमुख हाजी जवाब थे। मैं वर्षों से इलाहाबाद नहीं गया। वो मेरे घर की देखभाल करते, सालाना सफाई मरम्मत कराते, किराएदार से किराया वसूल करते और टैक्स जमीनी कर अदा ये सभी करते। मुझे जो भी बचता भेज देते। किसी समय मेरी तुकबंदियों के प्रथम श्रोता रहे। अब उनको कविता सविता में रुचि नहीं। अपनी पोती खिलाते, गीता रामायण बाजते। कटघर के अपने मित्रों के साथ इनमें लुकरगंज से आकर यशोदानंदन संबंध भी शामिल हो जाते हैं। जमुना में नहाने, तैरने, नौका विहार करने, एक बार रात भर धारा के विपरीत नाव खेकर सुजावन देवता तक जाने और गर्मी के दिनों में प्रायः उस पर जो रेतीले खेतों में ककड़ी, फूट, खरबूजे खाने की कितनी यादें जुड़ी हैं। सामंत खिलाड़ी थे। एक बार वे बराती पर एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूदे। स्पर्धा करने को मैं भी कूदा। पत्थर पर मुंह के बल गिरा और माथा फूट गया। मरते मरते बचा। घाव का निशान आंख के ऊपर अब भी है। मुट्ठीगंज के कुछ कायस्थ रिश्तेदार भी निकट आए। प्रमुख थे जग्गू चाचा और उनके 3 भाई, गघू चाचा, शंभू चाचा, रामू चाचा। इनका परिवार मुंशी कन्हैयालाल, जिनके हमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री से मिला था, जिनके द्वारा किशोरी लाल गोस्वामी से नए पुराने झरोखे के निबंध में चर्चा भी किया था। द्विवेदी मेले की प्रेरणा वही थे। उर्दू चांद के कुछ समय तक संपादक रहे। प्रयाग में पहली गजवी कांग्रेस उनके अपने कृष्ण कुंज में कराई गई थी, जिसमें मैंने पहल पहल विष्णु दिगंबर का गाना सुना था। पहली बार उनका नाच भी देखा था और सुंदर का वो मेल कभी भूलने की चीज नहीं। अर्धनारीश्वरी का साक्षात दर्शन जैसे ही तन मन प्राण तृप्त हो गए थे मेरे।